अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उज़्मा खान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है खूबसूरत नया एक चमकता हुआ दमकता हुआ जुमे का दिन आपका शुरू हो चुका होगा। जुमे के दिन के हवाले से हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे हमारे जो मैसेजेस हैं वो आते हैं, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जिस बात का होता है, जो हर दिन का होता है, पॉजिटिविटी तो होती है, लेकिन जो रिलीजन के साथ पॉजिटिविटी का एक इनकलकेशन है या एक हम लोग जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रूर बताते हैं। उस कॉम्बिनेशन के अंदर शामिल है कि आप इन चीज़ को देखिए कि जुमे की जो नमाज है, नमाज़ों का जो डिसिप्लिन है, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में ठीक करता है। बिल्कुल सही कहा जाता है कि नमाज जो है वो बुराइयों से रोकती है, खराबियों से रोकती है, क्योंकि आपने ज़िंदगी को इतना डिसिप्लिन करना होता है। और स्पेशली अगर आपको पता हो कि 5 वक्त में अल्लाह ताला के सामने जाना है, और अगर आप मुसलसल गुनाह कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, खराबियाँ कर रहे हैं, और फिर आप जाके अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, तो कहीं दिल के अंदर आपके ये चीज़ आती है, और ज़रूर आपका दिल जो है वो इस चीज़ से घबराता है। लेकिन इसके साथ साथ जो जुमे का दिन है, मैं इसके लिए बड़ा एम्फसाइज करती हूँ कि ये आपकी दुआओं का दिन है। ये आपका दिन है जिस दिन आपको कोई परेशानी लाहिक है, कोई बीमार है, कोई किसी ने आपसे दुआ की रिक्वेस्ट की है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो ज़रूर इस दिन को करिए। नमाज आपने सब दिन पढ़नी है, ये नहीं है कि सिर्फ जुमे का दिन का है, लेकिन इस दिन एहतमाम आपने खास करना है। उसमें जुमे की नमाज के लिए बिल्कुल आखिरी वक्त में तैयार हो के मत भागिए, पूरा वक्त दीजिए। कहाँ तो हम हर वक्त दुनिया की अपनी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो अब तो थोड़ी सी आसानी भी हो गई है। आपको पता है जुमे के दिन सरकारी जगहों पे काफ़ी जगह पे छुट्टी दे दी गई है, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत सारी आसानियां हो गई हैं इस दिन के लिए। तो ज़रूर जाने से पहले पूरा एहतमाम कीजिए, अपने आप को वॉश कीजिए, खुशबू लगाइए, और इस कहते हैं कि नीयत से कि आपने जाके खुतबा सुनना है। लोग क्या कर रहे होते हैं, एंड पे जाके भाग रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है सवाब उसका भी है, लेकिन कम है। जब आप प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को अपना वक्त देंगे, अपना वो करेंगे, तो उसका सवाब भी उसी तरह से आपको मिलेगा। प्लस अजान और इकामा, उसके दरमियान में दुआ कबूल होती है, तो जुमे की नमाज तो सबसे अफजल है। इंशाल्लाह अजान और इकामा के दरमियान में दुआ कीजिए। फिर सूरतुल काफ है, सूरतुल काफ का आप नमाज के बाद जो आपका वक्त होता है असर से पहले, असर के वक्त भी आप उसको बैठकर पढ़िए, उसका मतलब समझिए, क्योंकि उसमें दजाल के फितने के बारे में है। ना सिर्फ दजाल के फितने के बारे में है, जबकि मिडिल पार्ट है जहाँ हजरत मूसा हजरत खिजर के पास तशरीफ ले गए थे, तो उस पार्ट के अंदर जो आजकल मुश्किलात है, लोगों को सब्र नहीं आता, लोग समझते हैं परेशानी आ जाती है, तो मेरे साथ क्यों, यही ऐसा ही रहेगा, ये सब होगा, ऐसा नहीं है। उसमें आपको कंटिन्यूसली सबक दिया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला को पता है, और बेहतरीन तरीके से अल्लाह कर रहा है। सिर्फ हम क्योंकि जल्दी जल्दी ना, थोड़े से हम लोग उतावले, हम कहते हैं जल्दी हो जाए, तो हम चीज़ों को उस तरह से देख नहीं पाते। अब ये सारी चीज़ें होते हुए ना, आपके लिए सबसे ज़्यादा जिस बात की एक बेहतरी है और एक खुशी है कि सूरतुल काफ तो आपने वर्त करनी है। इसके अलावा असर और मगरिब के दरमियान एक और कबूलियत की घड़ी होती है, तो दुआएं ज़रूर मांगनी है आपने उस घड़ी के अंदर। आपको नहीं पता कि कौन सा मोमेंट है जिसमें अल्लाह ताला आपकी दुआ सुने, किसी के लिए सुने, आपके घर वालों के लिए सुने, तो ज़रूर दुआ कीजिए। अल्लाह ताला से जो मांगना है मांगिए। जुमे के दिन का एहतमाम कीजिए, दरूद इब्राहिमी सारे दिन भेजिए, वो भी एक बरकत लाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो जुमे का दिन बरकत ही बरकत है, और अगर आप हमारे वसीले से आप तक ये मैसेज पहुंचता है और इस पे अमल करते हैं, तो हमारे लिए भी वो एक जज्बा खैर है, हमारे लिए भी एक दुआ है। तो ज़रूर कीजिएगा, लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि कार्य खैर जो है ना जी, ये बढ़ता रहे और सबके सवाबों में इजाफा होता रहे। आमीन। अभी हम अपने प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले मौजूद है राना उमैर, जो कि रिपोर्टर हैं रोज न्यूज़ के। इनके साथ आज बात करने वाले हैं कि एशियाई तरक्याती जो बैंक है ना, उन्होंने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर्स का कर्ज की मंजूरी की जो दावत दी है, उसका क्या एक इम्पैक्ट आएगा और क्या उसके ऊपर हम बातचीत कर सकते हैं। तो राना उमैर, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं? जी मैम। जी, वेलकम टू द शो राना। जी थैंक यू मैम। हाँ जी, तो क्या न्यूज़ है आज आपके पास हमारे लिए कि एशियाई तरक्याती बैंक ने क्या कर दिया और क्या इसके असरात होने वाले? देखिए मैम, आज जुमा है, 19 जून है। 2 से 3 खुशखबरियां हैं पाकिस्तान के लिए। एक तो सबसे बड़ी खुशखबरी पेट्रोलियम मसनूआत की है। कल गुज़िश्ता रोज दस्तखत भी हुए, तो आज होपफुल हैं कि अराउंड 55 प्लस पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस डिक्रीज होने जा रही हैं। अवाम बेताबी से इंतजार कर रही है। मैंने कहा सबसे इंशाल्लाह। पहले गुड न्यूज़ आपको, क्योंकि जुमे का रोज है आज,
और दूसरी एशियाई जो तरक्याती बैंक है उसकी तरफ पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दी है। इसमें 3 से 4 चीजें एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक सामने आई हैं, वो आपसे डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहली चीज इंश्योरेंस और पेंशन स्कीमों के हवाले से उन्होंने कहा कि जो अमाउंट आपके लिए मंजूर की गई है इन दोनों के लिए, पेंशन और जो स्कीमें हैं उनके लिए। अब इससे क्या होगा, इससे जो कम आमदन खानदान है, जिनका रोजगार नहीं है, किसान है, खवातीन है, तो स्पेशली उनके लिए एक स्कीम मुतारिफ कराई जाएगी, तो ये अमाउंट उसके ऊपर खर्च होगी। जब ये कम आमदन खानदान के लिए अमाउंट खर्च होगी, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं, जिसमें बेरोजगार लोग हैं, तो उनके लिए एक स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, जिसके बाद ये चीजें सामने आएंगी। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए और कम आमदन के जो अफराद हैं उनके लिए एक खुशाइन चीज है। उससे क्या होगा, जो स्कीमें जब ये इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, जिससे पाकिस्तान की जो पायदारी तरक्की है वो भी अच्छी एक चीज, खुशाइन चीज होगी। अब जब स्कीमें इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी उससे पेंशन में भी इजाफा होगा, जो पेंशन की स्कीम है, क्योंकि उन्होंने साफ ये चीज जाहिर कर दी है एशियाई तरक्याती बैंक ने कि किसी भी किस्म की कोई गफलत इसमें बरती नहीं जाएगी। पेंशन और स्कीमों के जो मंसूबे हैं वो तैयार करवाए जाएं। जी ठीक है, तो ये कुछ है चीजें जिसके अंदर आप कह रहे हैं कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने साथ साथ ये ना सिर्फ उसका पार्ट बनाया है, ये जो कर्जा है, जैसे आपने बताया कि प्रोग्राम का मकसद किसानों, खवातीन और कम आमदन वाले खानदानों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो जिस तरह से आपने कहा कि उसको इन सेगमेंट्स पे डिवाइड किया गया है कि इन सारे जैसे जो कम आमदन वाले हैं इनके ऊपर इनको मिलेगा, और इनको इनकी जो एक आप कह सकते हैं कि लो लाइफस्टाइल है या जो ये इस्तेसाल है इनका, वो उसको बेहतर बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, जो माली तहफ़्फ़ुज़ है और कुछ 3 से 4 चीजें सैटेलाइट तौर पर भी उन्होंने कहा कि ये इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, जिसमें कम आमदन के अफराद होंगे। इससे क्या होगा, इससे एक तो पाकिस्तान की जो पायदारी तरक्की है उसमें मजीद माली नज़्म ज़ब्त क्रिएट होगा, उसमें मजीद निखार पैदा होगा। जब ये स्कीमें लाई जाएंगी तो स्कीमों के तौर पर ही उन्हीं अफराद को लाया जाएगा, जैसे एक मिसाल BISP की है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, तो ये भी उसी तरह की एक स्कीम पैकेज होगा जिसमें पेंशन और जो कम अफराद के लोग हैं उनके लिए ये चीजें दरकार होंगी। एक फिक्स अमाउंट रखी गई है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, तो एक अच्छी चीज है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये कर्ज है, तो कर्ज पाकिस्तान ने फिर लौटाना भी है। अगर ये अमाउंट उन्हीं लोगों पे लगती है तो ये बहुत ज्यादा फाइनेंशियल तौर पर सपोर्ट होंगे। जी जी ठीक है, ठीक है राना, आपका बहुत शुक्रिया राना। मैं बहुत अच्छे से आपने पॉइंट्स हमारे साथ कुछ शेयर किए जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंजूरी के हवाले से थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तलहा अकरम जो कि रिपोर्टर हैं रोज न्यूज के। इनके साथ बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल 2026 पर। जी तलहा मौजूद है लाइन पे? जी बिल्कुल जी तलहा, वेलकम टू द शो। अब बताइए कि क्या आज आप शेयर करने वाले इस हवाले से? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आपके जवाब से पहले मैं आपका जो इंट्रो था, माशाल्लाह आपने एज ऑलवेज बहुत अच्छा इंट्रो आपने शो का स्टार्ट दिया। जिस तरह आपने बातें की जुमा की फजीलतों के हवाले से, उसमें सूरह कहफ की एक बहुत सारी फजीलतें हैं। उसमें एक ये है कि जो पहली 10 आयात को याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, और कबूलियत की भी घड़ी इस दिन में है, तो खास एहतमाम हमें करना चाहिए। आपने एज ऑलवेज बहुत अच्छा स्टार्ट लिया माशाल्लाह शो का। और अब आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं तो हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपको पॉज करके कि आप हमेशा दूसरी दफा, पहले भी आपने इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से जुमे का दिन ही था जिस दिन आपने इंट्रोडक्शन सुना था, दूसरा जुमे का है, तो इसका मतलब ये है, निशानियां ये है कि आपने इसमें अमल करना है, और अमल करके हमारे लिए, अपनी टीम के लिए ना, सबके लिए दुआ भी करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी तो आप बताइए क्या न्यूज़ है? अभी मैं आपके शो की तरह अभी जो सवाल पूछा आपने, पाकिस्तान हुकूमत एक नया जो कानून है, एक बिल है, उसको प्लान कर रही है लाने का, और वो है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026। तो बेसिकली इसको इन शॉर्ट अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो इस बिल के मुताबिक अगर ये बिल आता है तो उसके बाद ना मर्जी मेरी होगी, ना जमीन मेरी होगी,
ना घर मेरा होगा। और इस बिल में बहुत सारी बातें हैं, इसमें 27A है, 27B है। 27A को मैं आपके सामने रखता हूं। तो उसके मुताबिक अगर कोई कंपनी, टेलीकॉम ऑपरेटर या दीगर जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जो फाइबर लगाते हैं या दीगर इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो अगर मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि हमें आपकी जगह चाहिए, वो क्यों चाहिए कि उन्होंने यहाँ इंस्टॉलेशन करनी है, डिप्लॉयमेंट करनी है, ऑपरेट करना है, मेंटेनेंस करनी है, प्लांट्स लगाने हैं, इक्विपमेंट्स लगाने हैं, और इसके साथ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिप्लॉय करना है यहाँ पर, और इसके साथ टेलीकॉम जो टावर हैं, इससे जो रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनको यहाँ पर अगर उन्होंने नस्ब करना है, लगाना है, तो वो मेरे पास आएंगे, वो मुझसे जगह मांगेंगे। अगर मैं उनको इनकार करूंगा तो वो मेरे पास जो इनकार का एक हक है जो कि मुझे आईने पाकिस्तान ने दिया हुआ है कि जो मेरी जमीन है उसको उस वक्त तक गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती, वो उस वक्त तक अनटचेबल है जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी। ये गवर्नमेंट, ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि पाकिस्तान का कानून हर शहरी को देता है। लेकिन अभी एक ये काला कानून जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है कि अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर या जो दीगर जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, कंपनीज हैं, वो मेरे पास आएंगी और अगर कहती है मुझे जगह चाहिए, तो मैं इनकार का हक नहीं रखता उनके पास। और इसके साथ अगर मैं इनकार करता हूं तो वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर और जो कंपनीज हैं उनके और मेरे दरमियान कोई ऐसा मुआहदा तय नहीं पाता, तो फिर 30 दिन के अंदर मुझे 30 दिन का वक्त दिया जाएगा। 30 दिन बाद दोबारा मुझे वो कंपनी रिमाइंडर भेजेगी। अगर मैं 30 दिन बाद दोबारा भी एग्री नहीं होता, फिर वो जो मामला है वो एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर के पास चला जाएगा जो कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन करेगा, और फिर वो ऑफिसर अपनी मर्जी के साथ पैसेज भी तय करेगा, फीस भी तय करेगा कि मुझे किस किस्म का मुआवजा मिलना है जो कि मेरी जगह गवर्नमेंट जो है वो ले रही है। और अगर फिर भी मैं नहीं मानता तो उसके बाद मुझे 5 करोड़ का जुर्माना आयद किया जाएगा। मतलब ये कि कभी आपने सुना कि आप एक कारोबारी हैं, आप मेरे पास आती हैं, मेरी जमीन है और आप मुझसे जमीन एक्वायर करती हैं, मैं आपको इनकार करता हूं तो आप कहती हैं कि आपको 5 करोड़ का जुर्माना है। तो इस वक्त ये गवर्नमेंट एक तरह का कानून लाने की सोच रही है। ये इस जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उसमें ये बिल आ चुका है और स्टैंडिंग कमेटी पर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि जल्द अज जल्द फाइनेंस बिल के साथ इसको भी मंजूर किया जाए। और इसके साथ इसमें कुछ और चीजें भी हैं कि अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, कंपनी या सर्विसेज प्रोवाइडर जो है वो किसी भी जो एक पब्लिक एरियाज हैं, खासकर जिसमें पार्क्स हैं, उनमें भी वो अपने जो डिजिटल ऑपरेटर्स हैं या जो जनरेटर है वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है, और वो भी बिला मुआवजा, कोई उनसे किसी किस्म का मुआवजा नहीं लिया जाएगा। और इसके मजीद अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जाऊं या क्रिटिसाइज को किया जाए तो इस किस्म के कानून पहले भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो वो एक सर्टेन मखसूस हालात में फॉर द लार्जर पब्लिक ऑफ गुड्स वो जो अवाम है उससे जगह एक्वायर करती है, जैसे कि डैम बनाने के लिए, पानी के जखायर खड़े करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, तो एक सर्टेन मखसूस हालात में गवर्नमेंट जगह लेती है। लेकिन अभी ये जो निजी कंपनीज हैं उनके लिए इस तरह की कानून साजी करना ये अभी समझ से बालातर है। और 1996 में मोबाइल पाकिस्तान में आया, 30 साल हो चुके, कंपनीज आती रही, ऑपरेट करती रही, फाइबर लगाती रही, एक मामला चल रहा था। लेकिन अभी इस तरह के एक अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर लेना ये अभी जो है वो समझ से बालातर है। और उसके साथ स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर दबाव डालना कि जल्द से जल्द इस बिल को मंजूर करवाया जाए फाइनेंस बिल के साथ। इसका मतलब यही है कि गवर्नमेंट जो कर रही है कि वो जानती है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, और इसके साथ अगर ये इतना ज्यादा जरूरी है तो मेरे ख्याल में इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए, वहां पर बहस होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और इसके जो प्रोज हैं, इसके कॉन्स हैं, उनको डिस्कस किया जाए। और उसके बाद बेशक इसको जो इसमें तरमीम है, अमेंडमेंट है, उसमें की जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो बहुत ज्यादा कोई पार्लियामेंट में लाया भी नहीं गया, एक चोर दरवाजे से फाइनेंस बिल के अंदर घुसेड़ कर इसको पास करवाने की कोशिश की जा रही। बिल्कुल, ये कुछ एक ऐसी चीज है जो कि वाकई ही एक फिक्रिया, लम्हा फिक्रिया है कि ये क्या ऐसे टावर्स लगने वाले हैं या कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसके लिए एक तो लैंड रिक्वायरमेंट इतनी जरूरी है, वो भी इतने इलीगल तरीके से, और एक किसी आप ही कह सकते हैं धोस और दंदाली के साथ उससे की जाए। तो ये सोचने की बात है कि ऐसी क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसका स्टार्ट ही ऐसा लिया जा रहा है कि उसको
गैर कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। ये आपको पता है कि 5G की जो टेक्नोलॉजी है उसका दुनिया भर में बड़ा शोर मच रहा है, और स्पेशली जो आपके गोरे हैं वो इस 5G टेक्नोलॉजी के हक में नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे ऐसी रेडिएशन इमिट होती हैं जो आपको बीमार करती हैं, जो आपको बहुत स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से असरात होते हैं। तो वो एक बहस तो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इस तरह के बिल्स हैं वो भी प्रॉपरली आप उसको पार्लियामेंट में पेश ना करें, आप उसको एक चोर दरवाजे से लेकर आ रहे हैं ताकि किसी को समझ ना आए कि असल में हो क्या रहा है, उसको एक ही शिक में डाल के गोल गोल घुमा के इस कदर इतना बड़ा एक आपके साथ किया जाए कि आम आदमी के पास होता क्या है उसकी सारी जिंदगी का। एक तो आप टैक्सेस लगा के वैसे ही खून चूस रहे हैं, दूसरी जगह उसकी सारी जिंदगी की कमाई उसका घर होता है, उसकी जगह होती है जो उसने बड़े ही मुश्किलात के साथ उसने ली होती है और जमा की होती है। आप उनको ऐसे करें कि सबसे ज्यादा जिस बात के ऊपर करें वो आप ये क्या कर सकते हैं, आप वो यही कर सकते हैं कि आप इसके ऊपर ना होने दें इस तरह की चीजें, आम आदमी के लिए आसानियों के बजाय आप जो है दूसरी चीजें लेकर आए, ये ठीक बात नहीं है। और 5G जो भी है टेक्नोलॉजी आ रही है, आपने पहले ही ये कंपनियां, ये आपको पता है कि एक दफा इशू चला था सिम के ऊपर 100 रुपए में जी 90 रुपीज कट के आते थे, फिर 85 रुपीज कट के आना शुरू हुए। उस पर इतना शोर मचा कि आप एक कार्ड लेते हैं, ये सारी कंपनियां उस मद में टैक्स खा जाती हैं। अब उसके बाद से वो तो खैर छोटी छोटी चोरियां थी, अब ये इतना बड़ा होने जा रहा है। तो डेफिनेटली तला आपने बहुत एक कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन होना नहीं चाहिए ऐसे। ये भी कहूंगा कि एक जुल्म तो आवाम के ऊपर है ही है, इस तरह करना, इस तरह की कानून साजी के चोर दरवाजे से पास करवाना। लेकिन उसके साथ यहाँ पर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जो कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से इस वक्त इफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कार्बन फुटप्रिंट की बात नहीं कर रहा, क्लाइमेट के ऊपर इसके कैसे असरात आएंगे उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि पब्लिक एरियाज में भी, और वो भी बिला मुआवजा, इस तरह की टेक्नोलॉजी को नस्ब किया जा सकेगा। तो ये समझ से बालातर है गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। कुछ ऐसे सेनेटर हैं जो कि दबाव डालें कि जल्द से जल्द इसको मंजूर करवाया जाए। किसका इंटरेस्ट है? पब्लिक के इंटरेस्ट में तो ये बिल्कुल लग नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने तो सबने बनाई है दुबई में जायदादें, सारा कुछ जो है बाहर के ममालिक में बनाया है, गरीब आदमी ने यहीं पे बनाया है, तो क्यों नहीं करवाएंगे। लेकिन जो हमारे पास अभी इसमें न्यूज भी है कि इसको अभी मौखिर किया गया है हतमी फैसले को, और एग्जैक्टली अभी हाँ जो इसका डिसीजन है ना वो अभी इसका फाइनलाइज नहीं हुआ, वो अभी मौखिर है। लेकिन ऐसी चीज डिस्कस होना ही एक बड़े अचंभे की बात है कि गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट होती इसलिए कि वो आपकी लीगलाइज चीजें लेकर आए, अवाम की आसानी सुकून के लिए लेकर आए। होता क्या है, बिल्कुल जब ये बिल आया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, तो उसमें 2-3 सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जब उन्होंने इसका मतन पढ़ा, क्योंकि इसको एक जो बजट का फलंदा है जिसकी इतनी बड़ी बुक्स हैं, जिसके 1000 से ज्यादा सफात हैं, कोई उसको पढ़ता भी नहीं है और मेरे ख्याल में कोई पढ़ने की उसको तौफीक करता भी नहीं है, तो उसमें उसको एडजस्ट किया गया। और जब इन 2-3 सेनेटर ने उसका मतन पढ़ा, जिसमें सेनेटर पलवशा खान है, इसके साथ नून लीग के भी एक सेनेटर हैं, तो उन्होंने जब इसके ऊपर आवाज उठाई तो उसके बाद ये चीजें जो है वो बाहर आई। अगर ये आवाज ना उठती तो शायद ये पास भी हो जाना था। हाँ देख लें, जो है ऐसे पॉलिटिशियन, उन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए डेफिनेटली, जो आवाम के लिए बात करते हैं उनका एक अच्छा वो है, एंड दिस इज अ बेस्ट जेस्चर फ्रॉम देम। तलहा बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइन पे रहने का, हमें एक बड़ी ही उस चीज से करने का जो कि आम आदमी को पता ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है, और क्या गवर्नमेंट अक्सर हमारे लिए ना कैसे कैसे तोहफे तहाइफ लेकर आती है जो समझ से बालातर है। तो जी यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है हमारी न्यूज ब्रेक का। इंशाल्लाह जल्दी से न्यूज ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर होते हैं और देखते हैं कि कौन सा नया टॉपिक है जिस पे हम करेंगे बात। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी सी ब्रेक ताकि जल्दी से आए वापस और करें आपके साथ शो को कंटिन्यू। कौन है हमारे साथ मौजूद अभी? जैसे कि आपको पता है कि डील हो गई है ईरान और यूएस की, जिसके ऊपर हम सब ने बहुत खुशी का इजहार किया है। सारे मुसलमान, सब ममालिक जो इसके जेर ताब थे, स्पेशली यूएस की वजह से, बड़ा ही खुशी का सबने इजहार किया है इसके ऊपर। लेकिन उसके साथ साथ जो डील साइन हो रही है, सुना ये है कि वहां पे पाकिस्तान को भी इन्विटेशन मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने वहां नहीं गए, और ये आपके इलेक्ट्रिक साइंस हैं। और पाकिस्तान ने
कल आई थिंक एक पिक्चर बड़ा अच्छी से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी कर रही थी, जहाँ पे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साइन किया था और उस डॉक्यूमेंट को उन्होंने ही वाज होल्डिंग दैट डॉक्यूमेंट, और वो बड़ी वायरल गई थी पिक्चर। आज हमने ही बुलाए हैं अपने तज्जियाकार एनालिस्ट जो कि बात करेंगे पीस डील के ऊपर और उसके मुतल्लिक जो हमारी जो हमारा रोल रहा है उस चीज़ों के मुतल्लिक। तो हमारे पास सबसे पहले मौजूद हैं ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब, जो कि दफाई तज्जियाकार हैं, पॉलिटिकल डिफेंस एनालिस्ट हैं और डिफरेंट चीजों पे बात करते हैं। सो ब्रिगेडियर साहब, आप मौजूद हैं लाइन पर हमारे साथ? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मदद करने के लिए शुक्रिया जी। You're welcome। अभी आप मौजूद हैं लाइन पे जी। तो साथ ही ये बताइए, एक तो कि ये आबनाए हमस खुल गया है, ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म हो गई है, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, तो इस टॉपिक पे क्या आप एक एनालिसिस शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, क्विकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसराइल और अमेरिका जो है उनको शिकस्त हुई है। वो अपने जंगी अहदाफ हासिल नहीं कर सके ईरान के खिलाफ। स्टेट ऑफ हरमुज जो है वो कभी भी ना अमेरिका के कब्जे में थी और ना इसराइल का इन्फ्लुएंस था, ना किसी मगरबी ताकत था, ना गल्फ के लोग जो बाकी मुल्क है। स्टेट ऑफ हरमुज को हमेशा कंट्रोल करता रहा है ईरान, और अमेरिका अपनी कोशिश के बावजूद उसको रेगुलेट नहीं कर सका। ये ईरान ही रेगुलेट करता रहा, उसी का कब्जा रहा है। अमेरिका ने ये किया है कि दूर जाके समुद्रों में जो और चौक पॉइंट है, जैसे स्टेट ऑफ मलाका हो गई या पैसिफिक के इलाके हो गए, वहां पे जाके उसने जो है नेवल ब्लॉक किया और वहां पे कोई वो शिप्स वगैरह जो है वो रोकता रहा है। तो ये बहरहाल हमें मुआहदे की ये बात करनी चाहिए कि ये मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग है, ये कंप्लीट मुआहदा नहीं है। इसके साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की कोशिशें जो है वो बार बार साबित हुई है। जंग तो बहरहाल रुक गई है फिलहाल, और इसमें ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। देखना हमें ये है कि खित्ते के जो ममालिक हैं अब इस जंग के बाद क्या पॉलिसी इख्तियार करेंगे, क्या उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, उनकी पॉलिटिकल पॉलिसी क्या होगी, उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी विज़ावी ईरान। तो उनको ये देखना है कि उनको किस चीज से खतरा है, उनको इसराइल से खतरा है या उनको ईरान से खतरा है। मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस्लामी तारीख के अंदर जब भी कोई ऐसा मौका आया जिसके अंदर मुसलमानों को फायदा उठाना चाहिए था, वो इससे कासिर रहे और मगरब ने उनको बेवकूफ बनाया है। मगरब खास तौर पे अमेरिका और इसराइल जो है वो मुसलमान मुल्कों को ये कह रहे हैं कि आपको ईरान से खतरा है। जैसे कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को कहा कि तो ईरान के ऊपर हमला कराया था और 8 साल वो जंग जा रही है। किसी मुसलमान मुल्क को ईरान से कोई खतरा नहीं है। अगर मुसलमानों को कोई खतरा है तो वो इसराइल और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका जो है इस जंग में नेटो के यूरोप के हवाले से आइसोलेट रहा है। तो अब देखना हमें यह है कि इसमें ये 60 दिन है, इसके अंदर जो नेगोशिएशन होती हैं ये बाद में होगी। ये 60 दिन से तो ज्यादा चलेगा। आफ्टर ऑल ये जो पहले नेगोशिएशन हुई है, हम कहते थे आज फैसला होगा, कल फैसला, महीनों लग गए। तो ये 60 दिन जो इन्होंने दिए ये नाकाफी है, इससे ज्यादा चलेंगे। एक और बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हिकमत अमली के अंदर जब आप वॉर जोन, वॉर थिएटर से निकल जाएं, जो कि अमेरिका निकल गया डिफीट होके, तो दोबारा जो है वो जंग शुरू करना या उसके पोस्टरिंग करना या फोर्स लेके आना, ये एक मुश्किल काम होता है और उसमें फेलियर ही होता है। ईरान ने ये साबित किया कि वो अपना दिफा कर सकता है। वो डिफीट नहीं हुआ इन लोगों के, उनकी हुकूमत भी नहीं गिरी और उनकी फौज भी इंटैक्ट है। पाकिस्तान को अब इस नतीजे में जो भी है सूरत हाल उसको देखना होगा कि उसकी पॉलिसी कैसे चलाए। पाकिस्तान के सामने जो मसला है वो इसकी इकोनॉमी का है, वो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अगर खित्ते में अपनी ट्रेड जो है वो बहाल करे, चीन के साथ अपने तल्लुकात जो है वो बेहतर करे, गवादर को चलता करे और इसमें ट्रेड हो और चाबहार के साथ मिलके ईरान से पाइपलाइन लग जाए, तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी बात पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको संभाला दे और उसमें
पाकिस्तान के जो रिजर्व है, पाकिस्तान के जो सूरत हाल है माशी वो बेहतर हो, लोगों की हालत बेहतर हो, और यहाँ पे जो लोग गैर मुतमईन है पाकिस्तान में खास तौर के, तो उनके साथ एक नेशनल रिकन्सिलिएशन की जाए। तो ये एक मौका है अभी पाकिस्तान के पास, क्योंकि जंग खत्म हो गई है। पाकिस्तान की गुडविल है दुनिया के अंदर पहले से बहुत बेहतर है। तीनों सूबों ताकतों के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, अरबों के साथ भी अच्छे हैं, ईरानियों के साथ भी अच्छे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ईरान बड़ा पावरफुल हो गया है तो पाकिस्तान को ये खतरा है वो खतरा है। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि ये सोचने की, ये इस तरह की सोच रखने के, आपको ये देखना चाहिए कि अगर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होंगे तो यूरेशियन लॉजिस्टिक आर्किटेक्चर जो है उसके अंदर ये पुरानी बात है कि ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के थ्रू जो लॉजिस्टिक है वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि आप बहुत अगर ऊपर चले जाएं सेंट्रल एशिया में, स्टेपे में, तो बीच में कैस्पियन सी भी आ जाता है, ब्लैक सी भी आ जाता है। लेकिन ये जो यहाँ से जो जमीनी रास्ता है पाकिस्तान ईरान, मत भूलिए कि ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और वो ओपन सी बहरा अरब से लेके नीचे चाबहार ग्वादर के करीब नौकुंडी से लेके वो तुर्की तक जाता है, इतना बड़ा मुल्क है वो। तो वो उसमें एशिया माइनर में दाखिल होना और फिर यूरोप में दाखिल होना कॉन्स्टेंटिनोपल से आप नए बासवर से आसान है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान अपने कार्ड ठीक खेले तो इसमें बहुत फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। और साथ साथ सर टीपू, ये जो आप अगर देखें कि ये भी तो कहा जा रहा है कि अमेरिका, ईरान ने कुछ कहा भी है कि अगर तो ना इस चीज को फॉलो अप किया गया, ठीक है, अगर तो नहीं मुआहदे को अच्छे से आप कह सकते हैं कि पूरा किया गया तो उसके भी तो एक साइड इफेक्ट्स हैं, रिपरकशंस हैं जो जिसका एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। और दोबारा से खत्म स्टार्ट हो ना हो लड़ाई, लेकिन जो एक कोल्ड वॉर है या जो एक अपना हमस को बंद करना है या फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स करना है, वो भी एक्सेलरेट हो सकते हैं। देखिए, एक बात समझनी चाहिए दुनिया को, और जो दुश्मन है मुसलमान मुल्कों के, इसराइल और अमेरिका, कि आप ईरान को क्वेर्स नहीं कर सकते, उनको दबाव डाल के उनसे कोई चीज मनवा नहीं सकते। खास तौर पे जब आप अपने फौजें लेके उनके ऊपर चढ़ दौड़े और उनके ऊपर बमिंग की और कई दफा उन पे हमले किए और बड़े सस्टेन हमले किए, तो आपको मुंह की खानी पड़ी। तो आप नेगोशिएशन के अंदर अगर आप ईरान को ऑनरेबली, इज्जत के साथ, जैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क को बराबरी के तौर पे डील करता है, वैसे आप डील नहीं करेंगे तो आपको ईरान से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। वो आपसे बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होंगे और आपके बिला जवाब और गैर मौजू किस्म की जो डिमांड है अमेरिका की या इसराइल की, वो ईरान कभी भी नहीं मानेगा। ये लिख लेगा आप कहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ईरान उनकी कोई ऐसी बात मान जाए बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ हो या वो ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ हो। ईरान कभी भी नहीं मानेगा ये बात। अगर ये वो मफरूजा लेके चलते हैं कि जी वो दोस्त धक्के से या टांग ऊपर रख के ईरान से कुछ मनवा लेंगे, उनको प्रेशर डाल के, तो ये मुआहिदा 60 दिन के बाद होने वाला नहीं है। फिर ये होगा कि वो दोबारा ईरान पे सैंक्शंस लगाएंगे, शायद वो ब्लॉकेट भी लगाएं या कुछ और वो करें, लेकिन हमला वो ईरान के ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुसलमान मुल्क मशरिक़ वुस्ता के और साउथ वेस्ट एशिया के, साउथ एशिया के जिसमें पाकिस्तान शामिल है, वो अगर इकट्ठे हो जाए और उनकी एक कोहेसिव पॉलिसी हो, तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पे देर पा अमन जो हो सकता है। लेकिन अगर खिते के ममालिक में जैसे यूएई है या कतर है या सऊदी अरेबिया या पाकिस्तान है, इसमें थोड़ी सी अगर ये लोच दिखाएं, कमजोरी दिखाएं और अमेरिका की तरफ झुकाव दिखाएं और ओवरऑल मुसलमानों के हक में ये जो है इनकी पॉलिसी ना हो, तो फिर ये नुकसान उठाएंगे। जी जी बिल्कुल इसी तरह से ही है।
तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो किरदार है इसके अंदर, क्या तारीफ तो सब कर रहे हैं, डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है, लेकिन इसका कोई हमें भी फायदा है? जैसे ईरान को कितने सारे इसके बेनिफिट्स हुए गए, जाहिर बात है वो डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व थे और सब था, लेकिन पाकिस्तान ने भी जिस तरह से उनको होस्ट किया, किस तरह से उन्होंने चीजों को आगे लाने की कोशिश की पाकिस्तान ने और ये मुआहिदा करवाया, तो इसके कोई बेनिफिट्स क्या हम भी रीप करेंगे या सिर्फ सिर्फ तारीफ के ऊपर ही हमें कंफर्ट जोन दिखाया जाएगा? ये खूब कहा आपने, अच्छी बात की है। देखिए बात यह है कि सिफारतकारी पाकिस्तान ने कर ली, बहुत अच्छी कर ली। अभी आगे चलिए कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस गुडविल से, जो दुनिया के अंदर हमारी एक गुडविल एक हमारी पोजीशन बनी है, उससे हमें क्या फायदा होगा खित्ते के अंदर बिल खसूस और बिल अमूम दुनिया के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि जी अब हम इस पोजीशन में हैं कि अमेरिका में शायद उस तरीके से आर्म ट्विस्टिंग हमारी ना कर ले और हम चीन के साथ मिलके अपनी इकोनॉमी को और सी पैक को जो है वो चलाए। हमारी कमजोरी ये है कि हम फंसे हुए हैं IMF और वर्ल्ड बैंक में। अगर हम अपनी ट्रेड ठीक करेंगे, इकोनॉमी ठीक करेंगे, तो हमारे ऊपर वो प्रेशर जो है, वो जो गिरफ्त है IMF और वर्ल्ड बैंक की, वो जब ढीली होगी, कमजोर होगी और इतनी मानी खैर नहीं होगी, तो पाकिस्तान सॉवरेनिटी और उसकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी में हमें मदद मिलेगी। तो ये सारे शाबाश और हलाबलू होने के बाद पाकिस्तान को बैठ के ये संजीदगी से सोचना होगा कि अब रियासत पाकिस्तान को इसके प्रैक्टिकली क्या मफादात है, क्या फायदा हो सकता है और किस तरीके से हो सकता है और किस तरीके से लेके आगे चलना है। अगर हमारी पॉलिसी अरब सेंट्रिक रही, अगर हमारी पॉलिसी अमेरिकन सेंट्रिक रही, तो फिर हमें बहुत नुकसान होगा। हमें ये चाहिए कि एक दुनिया के साथ फ्लेक्सिबल तरीके से होके आगे चलें, अपनी ट्रेड चलाएं, इकोनॉमी चलाएं। और ये जो पाकिस्तान मुंसलिक हुआ है अरबों से मदद लेने के, इधर से मदद लेने के, उधर से मदद लेने के, इसको छोड़ के तो पाकिस्तान ट्रेड पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एक्सपोर्ट पे और कनेक्टिविटी पे चाइना के थ्रू वो करे, तो उसको ज्यादा दबाव है, उसमें ज्यादा फायदा है। लेकिन अगर पाकिस्तान इस सूरत हाल से फायदा ना उठा सका, ये बहुत बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की। इसके अलावा ये है कि अंदरूनी हालात जो पाकिस्तान के हैं उसमें बेहतर होना चाहिए, लोगों के दिलों का ख्याल रखना चाहिए, सब लोगों को साथ लेके आगे चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए और उनके ऊपर जो एक बहुत बड़ी रियासत की गिरफ्त है, कई जगहों पे बेजा भी वो शायद हो, उसको जरा देखना चाहिए कि कैसे है। और गवर्नेंस सिस्टम और डिस्पेंसेशन जो है, जो मॉरल अथॉरिटी है हुकूमत के अंदर, उसको कायम करना चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपने कहा, बिल्कुल ठीक फरमाया। और जहां तक बात थी, एक न्यूज़ थी जो मैं आपके साथ उस पर शेयर भी करना चाह रही थी कि एक पार्ट है जिसमें मेरी अपनी क्यूरोसिटी के लिए भी है कि लेबनान के मुआहदे के मामले में बिल्कुल इसको शिक्का हिस्सा बनाया गया है कि इस लेबनान के ऊपर हमले नहीं किए जाएंगे और वहां पे जो स्पेशली इसराइल की एक इजारादारी बन रही थी उसको रोका जाएगा। तो ये उसका पार्ट है, लेकिन साथ ही जो अमरीकी महकमा खजाना है उन्होंने पाबंदियां लगा दी इन कंपनियों पे जो हस्बुल्लाह के साथ मौली मामनत और फंड की तरसील में किरदार अदा कर रही हैं। तो एक तरफ तो ये उसका हिस्सा था, लेकिन साथ ही पाबंदियां भी लगा दी, तो ये भी तो एक इशू है। और साथ क्या फलस्तीन का भी तो यही हाल है जो हाल लेबनान का है, लेकिन लेबनान पे फोकस किया गया, फलस्तीन को कहीं इसका पार्ट नहीं बनाया गया। तो क्या समझते हैं आप कि क्या ये सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं कि ना माली या एक फाइनेंशियल एक गेन का वो था, या फिर एक ऑब्वियसली हमारे भाई हैं वहां पे, मुस्लिम भाई हैं जिनके ऊपर ये जुल्म ढाया जा रहा है, तो उसके लिहाज से कि नहीं लेबनान इज लाइक अ मोर स्ट्रेटेजिक क्लोजर कंट्री टू अस, तो इसके लिए उसको इसमें शामिल किया गया लेकिन बाकी नहीं किया गया। देखिए उज़्मा असल में तो नासूर जो है ना जी इस इलाके में, जिसकी वजह से ये सारा जहर फैला हुआ है, ये सारी कत्लो गलत गरी हो रही है,
सारी डिस्टेबलाइजेशन हुई है और ईरान का फियास्को जो हुआ है, ये इसका ये इसराइल है और नेतन्याहू है। वो लोगों के इलाकों पे कब्जा करना चाहता है, मुसलमानों का कत्लेआम वो कर रहा है, वो कोई चीज मानता नहीं है, बैनुल अक़वामी कवानीन वो नहीं मानता, वॉर क्राइम्स में वो कर रहा है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हेग में वो उसको इम्प्लीकेट किया गया है, इंडाइट किया गया है। तो असल में नासूर तो जो है वो इसराइल है, और इसराइल को कोई दुनिया में पसंद नहीं करता, सिर्फ एक मुल्क है जो उसको सपोर्ट करता है, वो अमेरिका है। और इसराइल के कहने पे ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया। ये जो मुआहिदा हुआ है इसके अंदर ये ऑल एनकम्पसिंग मुआहिदा जो है वो ईरान चाहता है कि हो, जिसके अंदर इसराइल को रेन इन किया जाए कि वो मुसलमानों को कत्लेआम बंद करे। लेकिन इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर फलस्तीन का कोई जिक्र नहीं है। देखिए, जो असल में जो लोग सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं वो तो इसराइल के नेबर्स हैं, चाहे वो मगरबी किनारा हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो लबनान हो, और वो उससे एक अच्छा खासा चंक लबनान का कब्जा कर लिया और विड्रॉ नहीं करेगा। गोलान हाइट पे जैसे उसने कब्जा किया 67 में, अब उसने सीरिया को डरा शरा के उसके और इलाके भी कब्जे कर लिए उसने, तो इसका फुल कंट्रोल जो है उसके ऊपर है। तो ये तो एक कांस्टेंट फैक्टर है, एक अमन को खतरा है, एक मुसलमानों को खतरा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अंदर इसमें जो है वो इत्तेहाद नहीं है मुसलमानों को लेके इसराइल और अमेरिका की जो पॉलिसी है। मेरे ख्याल में ये देखना पड़ेगा कि अमेरिकी अड्डे जो डिस्ट्रॉय हुए हैं मशरिक वस्ता में ईरान के साथ जंग के नतीजे में, अभी उसका क्या होगा। अभी सुनने में ये भी आया है, मैंने काफी सारे मीडिया में ये भी देखा है, वीलॉग्स देखे और एक्सपर्ट्स देखे हैं कि अमेरिका जो है वो मुसलमान मुल्कों से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो जंग का खर्चा और सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करने के पैसे मांग रहा है और ले रहा है। हालांकि वो नाकाम रहा है इन रियासतों को प्रोटेक्ट करने के, दुम दबा के उधर से वो भागा है। भाई 26 मिलियन डॉलर तो उसने खर्च किए जंग पे। उन्होंने कहा जी हमारे 26 मिलियन डॉलर जो है वो खर्च हुए हैं। तो 26 बिलियन के बजाय वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनसे ले रहा है। और बदकिस्मती की बात यह है कि मुसलमान उसको ये पैसे देने के लिए तैयार है, अब कर लो गल। मतलब ये है कि ये कितनी एक अफसोसनाक सूरत हाल है। तो इस मायदे के अंदर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक देरपा अमन की तरफ जो है वो इशारा करे। भले अमेरिका जो है वो फौज अपनी विड्रॉ करे या ईरान के हवाले से वो वॉर थिएटर में से जाए, लेकिन नेतन्याहू और इसराइल तो कायम है, वो बमिंग कर रहा है। कल भी उसने रात को बम की है लबनान के ऊपर। तो मेरे ख्याल में जब तक इसका प्रैग्मेटिक पॉलिसी नहीं होगी मुसलमान मुल्कों की, तब तक ये कायम रहेगा और मुसलमान मार खाते रहेंगे इसराइल से। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर टीपू साहब, आपका बहुत ही अच्छा आपने एक एनालिसिस दिया, बड़े सादा लफ्जों में अगर किसी को समझना हो, इफ़ाम तमीम के साथ उसको उसके पॉइंट्स उसके करने हो कैटर के क्या एग्जैक्टली हो रहा है, मुआहिदा हो गया और आगे क्या होने जा रहा है, तो बहुत एक अच्छा एनालिसिस आपने दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अब हम चलते हैं अपनी कहते हैं ना थोड़ी सी ब्रेक है हमारी, और छोटी सी शॉर्ट ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे और एक और हमारे तज्जियाकार हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारी ब्रेक हुई खत्म और हम नए अपने एक टॉपिक के साथ और नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हुए हाजिर। अभी हमें ज्वाइन किया है कर्नल मलिक अयूब अवान साहब ने, जो कि दफाई तज्जियाकार हैं, अगेन डिफेंस एनालिस्ट हैं और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उनको एक आप कह सकते हैं कि बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं और उस पर शेयर करते हैं। सो वेलकम टू द शो कर्नल साहब, आर यू ऑनलाइन? Thank you very much. Yes, I am online.
जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। अभी हमने आज आपसे बात करनी है जो एक करंट सिचुएशन है, स्पेशली पाकिस्तान के लिए बड़ा एक गोल्डन मोमेंट है, खुशी का मोमेंट है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कल हम लोग डिस्कस भी अभी शो पर किया था कि शहबाज शरीफ साहब ने एक पिक्चर में वो कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा है जिस पे इलेक्ट्रिक साइन हुए हैं। कुछ शेयर कीजिए और ये भी बताइए कि वैसे ही इलेक्ट्रिक साइन हुए हैं लेकिन वहां जाके इसको इस सेरेमनी को अटेंड नहीं किया गया। क्या इसमें इसराइल की वजह से कुछ था या कोई और स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे जिनको मद्देनजर रख के ये वहां पे सेरेमनी नहीं हुई? एंड प्लस जो इसके इफेक्ट्स हैं आगे, अच्छे इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स पाकिस्तान के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस 112 दिन हो गए जब से डी एस्केलेट हुई सिचुएशन 28 फरवरी को, और आज 112 दिन के बाद एक पूरी दुनिया के लिए एक खुशखबरी का मकाम है। एक हमारी जो देखें हमारी जो डिप्लोमेसी है उसने वो मकाम हासिल किया है जो कि मुअर्रिख जो है ना वो लिखेंगे कि पाकिस्तान ने एक ऐसा गोल्डन चैप्टर क्रिएट किया है जिसके अंदर मल्टी डोमेन डिप्लोमेसी की एक ऐसी मिसाल है जो दुनिया में पहले नहीं है। स्ट्रेटेजिक क्राफ्टमैनशिप की एक ऐसी एग्जांपल पाकिस्तान ने सेट किया है जो कि रहती दुनिया तक रहेगी। इसके अलावा देखें पाकिस्तान इमर्ज हुआ है मोस्ट रेलेवेंट और क्रेडिबल नेगोशिएटर के तौर पे। दुनिया में हमारी कदर मंजिलत इस कदर ऊंची चली गई है कि जिसके लिए हमें पूरी कौम को फख्र है। और ऑब्वियसली हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप और हमारी कौम इसके पीछे थी, और जिसकी वजह से आज ये मकाम हासिल हुआ है कि हमने वो मकाम हासिल किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। अब आप देखें ईरान और अमेरिका के 4 डेकेड से वो डैगर्स ड्रॉन पे थे। दे वर नेवर वांटिंग कि एक दूसरे के सामने बैठ के किसी मसले पे बातचीत करें। बराक ओबामा में 2015 में एक एफर्ट की, लेकिन वो भी फ्यूटाइल रही। उसके बावजूद ये एस्केलेशन हुई। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल पिक्चर, ओवरऑल सिनेरियो देखें तो पाकिस्तान एक प्रिंसिपल मेडिएटर के तौर पे वो मकाम हासिल किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। एज फार एज सिग्नेचर्स आर कंसर्न, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हो जाना इस चीज की प्रॉमिसिंग एक एविडेंस है कि हमने सिग्नेचर कर लिए, अमेरिका ने सिग्नेचर कर लिए। और उसके अलावा प्रेसिडेंट ईरान ने सिग्नेचर कर दिए। तो इसका मतलब है कि वो दैट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट नाउ। ये एमओयू जो है जब इलेक्ट्रॉनिकली भी सिग्नेचर इसके ऊपर हो जाते हैं तो इसकी भी वेटेज उतनी ही है कि आप फेस टू फेस फिजिकल सिग्नेचर करें। तो इसमें कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है कि अगर उसकी सेरेमनी नहीं हो रही तो दैट वुड आल्सो बी कंडक्टेड इन रिलेटेड टाइम फ्रेम। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हमें 60 डेज की विंडो एक मिली है जिसके ऊपर नेगोशिएशन ऑन हो गई हैं, और वो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर ये नेगोशिएशन होंगी। आप देखें, अगर इस पूरे एपिसोड को देखें तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेटलमेंट के बाद मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो सीज हो गए, नो मिलिट्री ऑपरेशंस। अब आपने इजराइल की बात की, इजराइल जो है वो स्पॉइलर का रोल अदा कर रहा है, और वो उसकी इस वार को स्टार्ट होने का जो ऑब्जेक्टिव था इजराइल की प्रोफाइल में वो ये था कि वो ग्रेटर इजराइल के लिए बनने के लिए एक और अचीवमेंट के चक्कर में मिडल ईस्ट के ऊपर उसका जो रोल है उसको फर्म करने के लिए वो ट्राई कर रहा था। और आपने देखा कि नेतन्याहू ने एम्फसाइज इसी बात पे किया कि ये जंग जो है ये खत्म नहीं होनी चाहिए, ईरान के साथ अल्टीमेट जो है एंडिंग होनी चाहिए, और जो ईरान का मिसाइल्स प्रोग्राम है या न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको जीरो लाइन पे लेके आना है। लेकिन आपने देखा उसके बावजूद कि नेतन्याहू की जो विशफुल थिंकिंग थी वो मुकम्मल नहीं हो सकी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये आज साइन हो गया। और ये वो पीस एग्रीमेंट है, ये एमओयू है जो कि दुनिया इसके लिए वेट कर रही थी। अगर आप देखें ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें और इसका अगर आप दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखें तो ऑयल प्राइसेस जो कि 84-85 बैरल उस पे थी डॉलर पे, वो 110 की ब्रैकेट में आ गई, जिसकी वजह से आपने देखा एलएनजी की सप्लाई, फूड की सप्लाई, फर्टिलाइजर की सप्लाई और इंश्योरेंस जो प्रीमियर थे, जो ये आपको पता है 20% जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ से, इसी गल्फ से निकल के पूरी दुनिया में जाता है और पेट्रो डॉलर में बिजनेस किया जाता है, जिसकी वजह से अमेरिकन इकोनॉमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि पिछले 13 साल से
सबसे सिचुएशन जो खराब हुई है, जो प्राइस हाइक हुआ है अमेरिका में, वो इन दिनों में हुआ है। तो इसके अलावा देखें कि सप्लाई चेन प्रेशर पूरी दुनिया के ऊपर आया है और स्टॉक मार्केट्स जो है वो आपने देखा क्रैश कर गई हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी जो इश्यूज थे दुनिया के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर डेफिनेटली हुआ है, इंडिया, बांग्लादेश, ईस्टर्न साउथ एशिया के तमाम कंट्रीज के, इसके अलावा पूरी वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ है। तो आज ये खुशखबरी सुना देना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा रेस्पाइट है पूरी दुनिया के लिए कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारी एक्टिविटीज बेहतर होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पूरी दुनिया में बेहतर होगी, जो कि कई 112 दिनों से डिसरप्टेड सप्लाई की वजह से जो ही सिचुएशन बनती थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ब्लॉक होने लगा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में कोई मिलिट्री एक्टिविटी होने लगी है, तो फौरन प्राइस हाइक कहा जाता था। और आपको पता है ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इनका लिंकेज है हर तरह की स्फीयर ऑफ लाइफ के साथ। आप किसी तरह की कम्युनिटी ऑफ लाइफ की तरफ चले जाएं, आप किसी तरफ की परचेजिंग करें, उस सब का कनेक्टिविटी जो है वो फ्यूल के साथ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है, उसके साथ और बहुत सारे फैक्टर हैं। और यही वजह है कि आज इस खबर के बाद आपकी स्टॉक मार्केटिंग ठीक होना शुरू हो गए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी, जो दुनिया में इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, वो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, और जो प्राइस की एक सिचुएशन थी वो स्टेबलाइज होना शुरू हो जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल ठीक बताया आपने कि ये कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं जो इंशाल्लाह इसके ऊपर आएंगे और देख सकते हैं हम। इसके अलावा ये बताइए कि जो एक ये स्टेट ऑफ हॉर्मस का तो ओपन हो गया है, जो पाकिस्तान का स्पेशली इसके अंदर रोल रहा है या इसका जो आगे हमें बेनिफिट हो रहा है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस मामले में क्या गेन कर सकता है चीजों के हवाले से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारी कौम इसके ऊपर नजर रखी हुई है। देखिए, जब ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो रही है तो पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की जो कदर मंजिलत है दुनिया में वो बहुत ऊंची चली गई है। अब आप देखें, हमारा एक स्ट्रेटेजिकली स्पीकिंग, हमारा ईरान के साथ हम एक बॉर्डर शेयर करते हैं, एक बहुत वाइडर बॉर्डर है। अब इस डिप्लोमेसी की वजह से और सिंसियर एफर्ट, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर हमारे फील्ड मार्शल, जिसके अंदर हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री, उसके अलावा हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री, जिन्होंने दिन रात एफर्ट की और सिंसियर एफर्ट की, जिसकी वजह से हमें ये आज मकाम हासिल हुआ है। अब आप देखिए, ईरान के साथ हमारे थोड़ा सा कभी कभार कोल्ड रिलेशंस की तरफ भी हम चले जाते हैं, लेकिन अभी आपने देखा प्रेसिडेंट इरानियन प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपना कल प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी लंबी गुफ्तगू हुई है टेलीफोन के ऊपर, और उन्होंने इस चीज को रीडू किया है कि हमारे पाकिस्तान के साथ जो नेक्स्ट जो फ्यूचर के ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर होने की उम्मीद है। और आप देखें, आपकी जब तक स्टेबिलिटी ईरानियन बॉर्डर के ऊपर होगी तो आपकी जो आई सिचुएशन है, जो बलूचिस्तान के अंदर सिचुएशन है, वो बहुत हद तक स्टेबल हो जाएगी। बिकॉज वो जो वहां पे फितना हिंदुस्तान के लोग वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो कभी कभार ईरानियन बॉर्डर को भी यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन जब ये पीस डील हो रही है, ये एमओयू हो रहा है, उतनी सिंसियरिटी के साथ हमारे और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो इम्प्रूव करेंगे, तो आई एम श्योर कि ये बहुत हद तक बेहतर जाएगा। अनदर इम्पैक्ट जो पाकिस्तान के ऊपर होने वाला है वो ये होने वाला है कि चूंकि हमारी ईरान के साथ जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो री एस्टैब्लिश होने जा रहे हैं, वो बेहतर होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो गैस पाइपलाइन का इशू है वो भी बेहतर तौर पे सामने आने लगा है। उसके अलावा हमारी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो ईरान से बहुत कम प्राइस पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से और ओपनिंग ऑफ हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, और हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे उन एरियाज में वो बेहतर हो जाएगी। हम ईरान का भी जो ऑयल है अगर उसको भी हम कंज्यूम करना शुरू कर दें, जब ये सैंक्शन खत्म हो जाएंगी, तो हमारे जो प्राइसेस हैं फ्यूल की वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा देखिए, हमारी सिचुएशन जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अगर हमारे ईरान के साथ बेहतर तल्लुकात होते हैं, फ्रेंडली कंट्रीज हैं, हमारे जीसीसी के बाकी जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमारे तल्लुकात बेहतर हो चुके हैं और हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत बेहतर ग्रो करेंगी, हमारी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी। आपको पता है जीसीसी में हमारे बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो वहां से हमें अर्न करके यहाँ पाकिस्तान भेजते हैं, तो वो भी जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो भी बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। और इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है, पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा और इकोनॉमिक रिजीम में हमारे बहुत बेहतर होने का इंशाल्लाह इम्कानात हैं।
और देखें, ये वो ऐसी चीज है जिसमें हमारी डिप्लोमेसी जो है उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। जब भी एस्केलेशन होती है तो अमेरिका ने जब एस्केलेट की सिचुएशन, इजराइल ने और अमेरिका ने विद इन कपल ऑफ डेज ईरानियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिपल कर दिया। उनका कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा उनकी इकोनॉमिक हब्स हैं, इसके अलावा इवन उनके मिलिट्री टारगेट्स भी थे, जिसकी वजह से अब ईरान की रिकंस्ट्रक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ईरान अब उनके साथ जब नेगोशिएट कर रहा है तो उनमें अपनी रिकंस्ट्रक्शन वाला प्लान भी है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी इसमें चिप इन हो सकता है, और पाकिस्तान का रोल एज आई सेड प्योरली बेस्ड ऑन सिंसियरिटी है, ब्रदरहुड का है और प्रिंसिपल नेगोशिएटर का है, और जिसमें हम बहुत हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने स्ट्रेटेजिक इनके अलायंसेस का बताया, जो अरब ममालिक के साथ यूएस का था, सिक्योरिटी मेजर्स थे और जिसकी बेसिस के ऊपर काफ़ी हैवी एक अमाउंट उनसे रिसीव की जाती थी, लेकिन हमने देखा है कि इन सारे मामलात में जैसे ही इन जो आपकी जीसीसी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमले हुए हैं, तो वो दे वर अनएबल टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी मेजर्स ओवर देयर, दे फेल्ड इन दैट, जो ईरान ने उनका हमला किया था। तो क्या ये बेसिस जो बनाई गई थी, यूएस ने ये कहकर बनाया था कि जी दिस इज फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन, बट दे कुडंट इवन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, तो ये अभी भी कायम रहेंगी या इसके अंदर वही तवातुल रहेगा, बट या फिर तातुल इसमें आने का, खत्म होने का खदशा भी है? ये इस पूरे देखिए एमओयू में सिग्निफिकेंस जो है ना वो इसी पार्ट की है जो अभी आपने डिस्क्राइब किया। अब आप देखें कि जो अमेरिका की रिक्वायरमेंट थी, एस्केलेशन जब हुई, जब अमेरिका ने ईरान के साथ इंगेज हुआ वार में, तो उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि जो न्यूक्लियर एश्योरेंसेस हैं ईरान की, उनको हमने एस्टैब्लिश करना है। अब उसके अलावा बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि जो यूएस के एलाइज हैं जीसीसी में, उनके जो इंटरेस्ट है उसको गार्ड करना अमेरिका की एक रिक्वायरमेंट थी, और अमेरिका ने जो यहाँ पे उनकी बेसिस थी उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था, उसका लॉजिक भी यही थी कि जब भी कोई इन कंट्रीज के अगेंस्ट कोई एग्रेशन होता है, ऑब्वियसली उन्हें ईरान से ही डर था कि अगर एग्रेशन होता है तो उसमें अमेरिकन्स दे विल बी एट द फोरफ्रंट एंड दे विल बी डिफेंडिंग देम, बट इन दिस एपिसोड इट नेवर हैपेंड। लॉट मेनी बेसिस, आप बहुत सारी बेसिस हैं जो कि जीसीसी के अंदर ईरानियन मिसाइल्स के अंडर अटैक आई हैं, और वहां पे ठीक है कुछ उन्होंने आगे से उनको न्यूट्रलाइज भी कर दिया, उनके मिसाइल्स को, ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। लेकिन अगर आप इस पूरी एक्टिविटी में देखें तो ईरान की जो एक्सपेंसेस थे वो कम थे, और जो अमेरिकन के एक्सपेंसेस को उसको जब उन्होंने पैट्रियोटिक मिसाइल्स के थ्रू उनको न्यूट्रलाइज किया तो उसके एक्सपेंसेस मल्टीपल थे। तो देखें अमेरिकन इकोनॉमी सबसे ज्यादा अफेक्टेड हो रही थी, क्योंकि अमेरिका का वार स्टेमिना इज गुड इनफ, बट हैविंग सेड ऑल दिस, अमेरिकन्स भी इस सिचुएशन में बहुत क्योटिक सिचुएशन में आ चुके थे। एज आई सेड के 13 सालों में प्राइस है कितना बढ़ जाना। अब मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका के आ रहे हैं जिसमें जेडी वेस्ट भी आइडेंटिफाई किया है, और इसके अलावा ट्रंप इज आल्सो ऑफ द पॉइंट कि हमने इस सिचुएशन में को स्टेबलाइज करके जाना है, और वो क्लेम कर रहा है कि मैंने दुनिया में 9 जंगें पहले रुकवाई और ये 10वीं जंग भी मैं रुकवाने जा रहा हूं। तो उसका मतलब है कि वो पीस कीपर के तौर पे पोर्ट्रे करना चाहता है अपनी पब्लिक को। लेकिन जो आपने ये जीसीसी के बारे में बात की और जो बेसिस की बात की, उसमें मैं मतलब सेफली आई वुड से कि अमेरिका बेफिटिंग मैनर में उनकी बेसिस को डिफेंड नहीं कर सका, जिसकी वजह से उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अब जीसीसी कंट्रीज को भी दे हैव टू लुक बैक, उन्होंने भी रिविजिट करना है कि अगर अमेरिकन हमारी सिक्योरिटी की श्योरिटी दे रहे हैं, लेकिन वंस द सिचुएशन केम दे वर अनएबल टू डिफेंड देम। और बहुत सारी सिचुएशन में देखा गया है कि वो जो ईरानियंस अटैक्स थे उन बेसिस के ऊपर प्रिसीजन के साथ गए और डैमेजेस भी हुए, और अमेरिकन्स वर अनएबल टू डिफेंड इन द मोस्ट बेफिटिंग मैनर। वेरी ट्रू ऑन दैट। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें ना सिर्फ एक ओवरव्यू दिया कल्लन साहब अबाउट द व्हाट द वर्ल्ड इज अबाउट आफ्टर, और स्पेशली जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या होने जा रहा है और किस तरह से हमें देखना चाहिए। बड़ा ही एक अच्छा आपने एनालिसिस दिया, बल्कि इसमें सजेशंस भी थी मलिक अयूब साहब रिगार्डिंग पाकिस्तान का क्या रोल है और क्या आगे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू जी। तो यहाँ पे हमने बात की कर्नल मलिक अयूब अवान साहब से, जो कि दिफाई तज्जिया कार थे। इनके साथ मुख्तलिफ हमने चीज़ें डिस्कस की कि एक तो ये पाकिस्तान का रोल है ही, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया इस सवाल को, लेकिन साथ में उन्होंने 3-4 चीज़ें बताई जो कि पाकिस्तान इसके ऊपर देख सकता है और इसमें से फ़ायदा कर सकता है। इससे पहले भी ब्रिगेडियर साहब से जो हमारी डिस्कशन हो रही थी कि तारीफ़ें तो बहुत हैं जी, तारीफ़ों में हमें बड़ा खुश किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ डेफिनेट जो इफेक्ट है, जो इसका एक रिवॉर्ड या रिगार्ड है, वो हम कैसे बीइंग पाकिस्तान जो हमने काम किया उसका कर सकते हैं। डेफिनेटली एक ये हमने बहुत एक ना सिर्फ कार्य खैर किया है, बल्कि अपनी मुस्लिम उम्मा के लिए और अपने पड़ोसी मुल्क के लिए एक बड़ी जो आप कह सकते हैं बड़ा जानदार किस्म का किरदार अदा किया है। बट अगेन एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो अ डिप्राइव्ड नेशन, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। क्या ये चीज़ें हैं, बेनिफिट हैं, जो बड़ी ताकतें जो टकराई हैं, इनसे हमें हासिल किया जा सकता है। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। कुछ न्यूज़ हैं जो हम आपके साथ कर सकते हैं शेयर। क्या क्या न्यूज़ आज चल रही हैं, क्या हो रहा है, इसके मुतालिक भी देखते हैं कि क्या हमने करनी है, स्पेशली जो ईरान के हवाले से है जी। कतर क्या कहते हैं, कतर मुल्क जो है वो कह रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक की बातें ना हमने आपसे शेयर करनी है। तो उनमें है सर फहरिस्त कतर, जिन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहदे पर पाकिस्तान की सालसियों की कोशिशों को सराहते हैं। कतर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम करते हुए इसे इख्तलाफात के हल के लिए दोनों ममालिक के अज़म का मज़र करार दिया। कतर ने अमेरिका ईरान मुआहदे में पाकिस्तान की सालसी और सिफारती कोशिशों को सराहते हुए ये कहा कि पेशरफ खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम है। कतरी वज़ीर ख़ारजा के बयान में यह भी कहा गया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाला मुआहदा, जिसमें जंगी कार्रवाइयों के खात्मे और आबनाए हरमस में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाने की शिकें शामिल हैं, आइंदा मुज़ाकरात के लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेंगी। यह मुआहदा इस बात की अक्कासी करता है कि दोनों ममालिक अपने इख्तलाफात को ताकत के बजाय मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने के ख्वाह हैं। कतर ने तमाम मुतल्लिका फरीकों पर जोर दिया कि मुस्बत माहौल, तामीरी कोशिशों, बाहमी ताउन को बरकरार रखें ताकि मुज़ाकरात के नतीजे में जामिया, देरपा और पायदार हल भी सामने आ सके। बयान में पाकिस्तान के किरदार को खसूसी तौर पर सराहते हुए कहा गया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की राह हमवार करने में अहम सफारती किरदार अदा किया, जिसे कदर की निगाह से देखता है। ये तो शेर ही हो गया, कतर और कदर। लेकिन बिल्कुल उन्होंने सही फरमाया कि वो जो कदर है वो वाकई ही, कहते हैं ना जैसे मजदूर को उसका जो पसीना है वो खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी दे देनी चाहिए। तो इसी तरह से जो ममालिक हैं जिन्होंने अपना दिन रात एक किया है, उनकी तारीफ उनके हक पे बनती है, स्पेशली जब ये सारे प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, हर जगह जमा हो रहे हैं ये सारे ममालिक। तो उस टाइम में इस तरह के बयानात जो हैं दे आर वेरी पॉजिटिव इंटैक्ट, जो कि हम देख सकते हैं। कतरी बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका और ईरान के वफ्द के दरमियान जुमे को स्विट्जरलैंड के शहबर्गन स्टॉक में नए मुज़ाकरात का आगाज मुतवक्के है। इन मुज़ाकरात में कतर भी सालसी पैदा करने वाले ममालिक में शामिल होगा और मुआहदे पर अमल दरामद समेत दीगर अहम अमूर पर बातचीत की जाएगी। तो ये तो बयान था कतर का जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से किया था। साथ ही पाकिस्तान की अपनी क्या न्यूज़ है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 20 जून से बड़ी कमी का इम्कान। वजीर आजम की सख्त हिदायत के पेश नज़र मुल्क में 20 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान है। वजीर आजम की सख्त हिदायत के बाद पेट्रोलियम डिवीजन PSO और ओगरा के दरमियान वर्किंग पेपर के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत 55 रुपए फी लीटर से जायद सस्ती करने का इम्कान है। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने वफाकी पेट्रोलियम को 7 मार्च को किए गए इजाफे का इजाला करने की हिदायत कर दी है, जिसके बाद से हुकूमत की जानिब से 55 रुपए फी लीटर इजाफे से जायद कमी का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 7 मार्च को कीमतों में होने वाले इजाफे पर मुतमईन नहीं थे। वाज़ह रहे कि अरब लाइट खाम तेल में एक हफ्ते में $16 कम होकर $80 फी बैरल की सतह पर आ गया है। दूसरी जानिब ऑयल कंपनियों में मुमकिना कमी पर हलचल शुरू हो गई है, जिस पर यक या मुश्त कमी रुकवाने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी गई है।
बास कंपनियां 55 रुपए कमी के बजाय मरलावार कीमतें करवाने के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का बेंचमार्क अरब लाइट खाम तेल है। यही तो बात है, जैसे ही अवाम को कोई चीज कमी करने की बारी आ जाती है, कोई ना कोई बल्कि हर कोई इस बात के ऊपर एक मुश्तरका वो प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कि कोई कमी होने ना पाए, ये ना हो कि अवाम तक आसानी चली जाए। इन कंपनियों ने क्या नहीं लूटा है प्राइसेस की मद में। कभी प्राइस इसकी इंक्रीज हो रही है, कभी प्राइस इसकी डिक्रीज हो रही है। ये डिक्रीज की चीजें तो हमने कम ही सुनी है, 2 रुपए होगी, 3 रुपए होगी, बढ़ेगा तो 10 पे बढ़ेगा, बढ़ेगा तो 15 पे बढ़ेगा। अब जब पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज की आवाम को दी जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे रो रहे हैं जैसे वो सड़कों पे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं, वो खाली हो चुके हैं, गुर्बत उनके इर्द गिर्द है, जबकि उन्होंने हर तरीके से हमारे साथ जो है परेशानी और हमें इस करने में वो किया है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से चीजें निकलवाई जा सकें। ये बहुत गलत बात है। इस चीज को, इसकी हम एहतजाज करते हैं और हम इसके अगेंस्ट बात करते हैं कि ये चीजें होनी बहुत बहुत ही आई वुड से कि क्या कहा जा सकता है, लाइक लो ऑफ द लोएस्ट ये करते हैं अवाम के साथ, और यही है चीज जिसकी वजह से हम भी इसको पसंद नहीं करते। आखिरी न्यूज क्या है जो हमने फलों का जो बादशाह है उसके हवाले से करनी है। आम जरूर खाएं मगर हद से ज्यादा नहीं। पसंदीदा फल के मुमकिन नुकसानात भी जान लीजिए। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और गर्मियों में शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इसके जायके का दिलदार ना हो। ये ना सिर्फ मजेदार बल्कि विटामिन, मिनरल और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होता है। ताहम माहिरीन खबरदार करते हैं कि किसी भी चीज की तरह आम का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी सेहत के बाज़ मसाइल को जन्म दे सकता है। माहिरीन के मुताबिक आम में कुदरती शक्कर की मकदार निस्बतन ज्यादा होती है, इसलिए इसका बेतहाशा इस्तेमाल बास अफराद में जिल्द के मसाइल का बनता है। ज्यादा मीठा खाने से जिस्म में सोजिश बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में चेहरे पर कील महासों की शिकायत पैदा होती है और पहले से मौजूद महासों में शिद्दत आने का इम्कान होता है। आम का हद से इस्तेमाल वजन बढ़ने की भी वजह बन सकता है। चौका इसमें कुदरती मिठास ज्यादा है, इसलिए जिस्मानी सरगर्मी कम रखने वाले अफराद को ज्यादा आम नहीं खाने चाहिए और हाजमे के हवाले से भी एहतियात जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि बहुत ज्यादा आम खाने से बाज अफराद को पेट फूलने, इसहाल जैसी शिकायत का सामना भी करना पड़ता है, खास तौर पर अगर इनके खुराक में फाइबर का तवाज़ुन मुनासिब ना हो। ज़ैबतीज़ या इंसुलिन मज़ामत का शिकार अफराद के लिए भी आम का इतदाल से इस्तेमाल अहम है। आम में मौजूद कुदरती शक्कर खून में शुगर की सतह को तेजी से बढ़ा सकती है, इसलिए ऐसे अफराद को मिकदार के हवाले से अपने मौलिज का करना चाहिए। और ज्यादा खाने से बाज लोगों को सीने में जलन और तजाबियत भी होती है। अब ये एक आम है जिसकी वजह से कितना कुछ होता है। ये तो सारी बातें हमने बताई हैं, लेकिन एक चीज जो इस न्यूज में नहीं है जो कि हम लोगों का है, कार्बोरेट जो उसमें डाला जाता है आम के अंदर, वो जिस कदर नुकसानदेह है आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। तेजाबियत, ये सब, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ इट। कुछ फ्रूट खाने से ये होता है, कुछ फ्रूट खाने से तो वो ये चीजें होती ही रहती हैं। ये एक यूजुअल इतना इशू नहीं है, बट साथ साथ ये जो चीजें हैं आपने जो इसमें वो डाला जाता है, व्हाइट पाउडर डाला जाता है जो पकने के लिए होता है, वो जहर बना देता है आम को। हमेशा इंसिस्ट करें वहां उन जगहों से खरीदें जहां पर ये ना दिया गया हो, और वहां से ऑर्गेनिक आम को लेकर आए, उसको खुद घर में छोड़ दें, वो पक जाएगा, उसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये जो जहर आपको डाल के खिलाया जाता है ना, इससे परहेज करें। तो उम्मीद है जी कोई टिप्स आपने सुनी, कुछ टिप्स हमने आपसे शेयर की, तो ये ना सिर्फ आप अमल करेंगे, हम भी इसको देखेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है शो का खत्म। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ उस्मा खान सुबह बखैर पाकिस्तान में दोबारा हाजिर होंगी। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।